हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर सर फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस ऐसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, ये ऐसे इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इसको देखा जा सकता है। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इस ऐसे में हमको ये बताया गया है कि हमको स्टडीज़ यानी अध्ययन क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए ऐसे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी जान लेते हैं। फ्रांसिस बेकन ने बहुत से एसेज लिखे हैं और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा भी जाता है। उन्होंने अपने एसेज को 3 एडिशंस में पब्लिश कराया था। फर्स्ट एडिशन जो कि 1597 में पब्लिश किया गया था और जिसमें टोटल 10 एसेज थे। सेकेंड एडिशन जिसको 1612 में पब्लिश कराया गया था और जिसमें टोटल 38 एसेज थे। और थर्ड एडिशन जो कि 1625 में पब्लिश कराया गया था जिसमें टोटल 58 एसेज थे। अगर हम ऑफ स्टडीज़ की बात करें, ऑफ स्टडीज़ फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट ऐसे था जिसको 1597 में पब्लिश कराया गया था। इस ऐसे को रीपब्लिश भी कराया गया। इसको रीपब्लिश 1612 में कराया गया, जिसमें कुछ नए सेंटेंसेस और कुछ वोकैबुलरी का अल्ट्रेशन भी किया गया था और इस ऐसे को रिवाइज किया गया था। तो चलिए ऐसे को शुरू करने से पहले सर फ्रांसिस बेकन के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 9 अप्रैल 1626 हाईगेट, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम एलिस वर्नम था। उनके पिता का नाम सर निकोलस बेकन और माता का नाम लेडी एन बेकन था। उनको लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता था। यदि उनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उनके फेमस वर्क्स थे नोवम ऑर्गेनम, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो चलिए ऐसे को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़कर उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन ये बताना चाहते हैं कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये लाइन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में इसको पूछा गया है कि ये लाइन किस ऐसे से ली गई है और इस लाइन को लिखने वाले राइटर का क्या नाम है। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जो स्टडीज़ है वो लोग 3 चीज़ों के लिए करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी जो लोग हैं वो स्टडी किस लिए करते हैं? 3 चीज़ों के लिए करते हैं। नंबर 1 डिलाइट यानी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए करते हैं। नंबर 2 ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मीन्स होता है ज्वेलरी, और ज्वेलरी कौन पहनता है? ज्वेलरी लेडीज़ पहनती हैं, जिससे वो खूबसूरत दिख सकें और लोग उनकी तारीफ़ कर सकें, यानी दिखावे के लिए वो ज्वेलरी पहनती हैं। तो लोग स्टडीज़ दिखावे के लिए भी करते हैं। एंड फॉर एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, यानी कि लोग अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए भी स्टडी करते हैं, क्योंकि जब आपकी योग्यता बढ़ेगी तो आप अच्छे बुरे में और सही गलत में पहचान कर पाएंगे। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि लोग स्टडी अपनी खुशी के लिए, दिखावे के लिए और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि स्टडीज़ लोग 3 पर्पस से करते हैं। पहला है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट और तीसरा है एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business। आगे की इन लाइंस में फ्रांसिस बेकन ये बताना चाहते हैं कि स्टडीज़ का प्रयोग हम किस किस तरह करते हैं, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी के लिए। Their chief use for delight is in privateness and retiring.
डिलाइट यानी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए स्टडी का प्रयोग हम एकांत में करते हैं या फिर ऐसे समय में जब हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, जब हम फ्री होते हैं तब हम स्टडी का प्रयोग करते हैं, तब हम स्टडी करते हैं। प्राइवेटनेस यानी एकांत में, और रिटायरिंग मीन्स यानी जब आपके पास कोई काम नहीं होता, यानी जब हम अकेले में या फ्री टाइम में स्टडी करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, ऑर्नामेंट के लिए यानी दिखावे के लिए हम स्टडी का प्रयोग कैसे करते हैं? डिस्कोर्स में यानी बातचीत में। डिस्कोर्स मीन्स कम्युनिकेशन। स्टडी करने से हमारी शब्दावली स्ट्रांग होती है, हमारी जो वोकेबलरी है वो कैसी हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। और जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे बात करने का जो तरीका होता है वो दूसरों से भिन्न हो जाता है, यानी इफ़ेक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम अपनी बातचीत में अच्छी वोकेबलरी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम स्टडी का प्रयोग ऑर्नामेंट यानी दिखावे के लिए करते हैं। फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और एबिलिटी के लिए किस तरह से आप स्टडी का प्रयोग करते हैं? जजमेंट में, यानी जब आप कोई न्याय करते हैं या फिर आप किसी भी काम यानी किसी बिजनेस का सही मैनेजमेंट करते हैं। डिस्पोजिशन मीन्स मैनेजमेंट, जब आप किसी समस्या का समाधान या न्याय करते हैं या फिर किसी काम का मैनेजमेंट सही तरह से करते हैं तो आप अपनी योग्यता यानी एबिलिटी के लिए अपनी स्टडी का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाई वन, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. For expert man can execute. Execute means होता है परफॉर्म करना। For expert man, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं यानी किसी एक विषय या क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो वो जिस विषय में एक्सपर्ट होते हैं उससे संबंधित सलाह या जानकारी वो अच्छे से और सही दे सकते हैं। परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, यानी जो उसके पर्टिकुलर्स हैं, उस विषय से संबंधित जो पर्टिकुलर्स हैं उसका जजमेंट वो सही ले सकते हैं। मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है तो वो मैथमेटिक्स से संबंधित जानकारी, सलाह या फिर उससे संबंधित जो भी डिसीजंस हैं वो सही ले सकता है। जैसे साइंस का कोई एक्सपर्ट है, ड्राइंग का है, इंग्लिश का है, बिजनेस का है, वो जिस भी विषय का या क्षेत्र का वह एक्सपर्ट है वो एक एक करके वन बाई वन यानी अपने अपने क्षेत्र की वो जानकारी अच्छे से और उसकी जो सलाह है या डिसीजंस है वो ठीक से ले सकता है। बट द जनरल काउंसल्स, लेकिन अगर सामान्य सलाह की बात करें, डे टू डे लाइफ की जो एडवाइजेज हमें चाहिए होती हैं उनकी बात करें, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, या फिर किसी काम को करने की योजना क्या होनी चाहिए, उसको करने का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होना चाहिए। प्लॉट्स मीन्स होता है योजना और मार्शलिंग मीन्स होता है प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी किसी काम को करने का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या उसकी योजना होनी चाहिए, वो कहाँ से आता है? कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, तो वो कहाँ से आता है? वो उन लोगों से आता है जो लोग विद्वान होते हैं, दैट आर लर्नेड, यानी जिन्होंने पढ़ाई की होती है, जिन्होंने तरह तरह की किताबों को पढ़ा होता है, जगह जगह का ज्ञान हासिल किया होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपर्ट मैन है वो अपने उस पर्टिकुलर विषय में जिसमें वो एक्सपर्ट है उसकी जानकारी तो अच्छे से दे सकता है, उसके डिसीजन तो अच्छे से ले सकता है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको काम करने होते हैं या सलाह चाहिए होती है वो हमको कौन देता है? वो वही लोग दे सकते हैं जो अनुभवी होते हैं या विद्वान होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की होती है, जिन्होंने तरह तरह की किताबों को पढ़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar.
इस लाइन में जो राइटर है हमको बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में भी ज़्यादा समय बिताना अच्छा नहीं होता है, यानी पढ़ाई में भी ज़्यादा समय हमको नहीं बिताना चाहिए। वो कहते हैं टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। स्लॉथ मीन्स होता है लेजी, यानी अगर हम पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही समय अपना लगा देते हैं, हर समय पढ़ते ही रहते हैं, तो हम कैसे बन जाते हैं, हम आलसी बन जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो हर समय पढ़ता ही रहता है, तो हम कैसे बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और अगर हम अपनी स्टडी का, अपने अध्ययन का प्रयोग बहुत ज़्यादा दिखावे के लिए करने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इस अफेक्टेशन। क्या होता है, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र बन जाता है कि हम जो पढ़ाई किए हैं वो सिर्फ किसके लिए किए हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, और वही हम दिखा रहे हैं। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और अगर हम जजमेंट कर रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं, और वो भी बिल्कुल किताब पर डिपेंड होकर, बुक्स पर डिपेंड होकर, यानी जैसा हमने पढ़ा है बस वही सही है, किताबी कीड़ा बनकर हम अगर किसी भी चीज़ का डिसीजन जैसा किताब में लिखा है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उसी तरह से सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। तो वो हो जाता है एक स्कॉलर के लिए सनक जैसा, कि वो तो किताबें पढ़ पढ़कर सनकी हो गया है, जैसा कि किताबों में लिखा है वो वैसा ही डिसीजन दे देता है। तो हमको स्टडी का प्रयोग प्रॉपर करना चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई कर लेने से हम आलसी बन जाते हैं, ज़्यादा हम दिखावा करते हैं अपनी पढ़ाई का, तो वो सिर्फ एक दिखावा मात्र बन जाता है, उसका हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं होता है। या फिर हम जो जजमेंट है टोटली बुक्स पर डिपेंड होकर लेने लगते हैं, तो ये हमारे लिए एक सनक जैसा हो जाता है, लोग हमको सनकी कहने लगते हैं। आई होप आपको इस लाइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे परफेक्ट नेचर and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience. इस लाइन में दे स्टडीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। दे यानी स्टडीज़ हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती हैं। दे परफेक्ट नेचर यानी स्टडीज़ हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती हैं, हमको ये सिखाती हैं कि हमको किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और ये जो स्टडी है इसको किस तरह से या कौन इस स्टडी को परफेक्ट करता है, हमारे अध्ययन को, हमारे ज्ञान को कौन परफेक्ट करता है, हमारे ज्ञान को परफेक्ट करता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। जैसे मान लीजिए आपने किसी किताब में पढ़ा है कि जब कोई आपको धोखा देता है तो आपको बहुत दुख होता है, और ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, ये आपने सिर्फ पढ़ा है। लेकिन यह बात तभी सही से आप समझ पाएंगे जब आप जीवन में किसी से धोखा खाएंगे और खुद अपने हिसाब से उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, तब आपको सही से समझ में आएगा कि यदि कोई धोखा देता है तो कितना दुख होता है और उन परिस्थितियों का जो सामना है वो किस तरह से किया जाता है। तो जो स्टडीज़ हैं वो हमको परफेक्ट तो बनाती हैं, लेकिन हमारा जो वो ज्ञान होता है, जो हमने स्टडीज़ करके ज्ञान हासिल किया है, वो परफेक्ट तभी हो पाता है जब हम उन चीज़ों का अनुभव अपने जीवन में कर लेते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। नेचुरल एबिलिटीज़, जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको हम गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ भी कहते हैं। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को कविता लिखना, पढ़ना, ड्राइंग करना, या फिर किसी को डांस करना अच्छा लगता है। ये सभी उस व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटीज़ या गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती हैं। फ्रांसिस बेकन ने इन एबिलिटीज़ को नेचुरल प्लांट्स की तरह बताया है कि ये जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं वो सभी नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। दैट नीड प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग मीन्स होता है काट छाँट करना। जिस तरह से प्लांट्स की सही ग्रोथ या उसकी हेल्थ के लिए उसकी प्रूनिंग यानी काट छाँट करने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ हैं, उनको भी सही दिशा, सही ज्ञान यानी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। और नेचुरल एबिलिटीज़ की ये प्रूनिंग कैसे होती है?
ये प्रूनिंग स्टडीज से होती है, यानी एक एबिलिटी को उसके अनुरूप दिशा में अध्ययन कराया जाए तो वह ऊंचाइयों को छू सकता है। And studies themselves do give fourth direction too much at large, except they be bounded in by experience. स्टडीज यानी अध्ययन स्वयं हमको बहुत आगे ले जाता है, हमको सही दिशा दिखाता है। डू गिव फोर्थ डायरेक्शन यानी सही दिशा दिखाता है। टू मच एट लार्ज यानी बहुत ऊंचाइयों तक हमको ये ले जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने ज्ञान को अनुभव के साथ यानी एक्सपीरियंस के साथ परफेक्ट बना लेते हैं। यानी सिर्फ लिखी लिखाई बातों पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उन सभी चीज़ों का अनुभव अवश्य करना चाहिए, तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them won by observation. क्राफ्टी मैन यानी क्लेवर मैन, जो क्राफ्टी मैन होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो स्टडीज़ की निंदा करते हैं, वो स्टडीज़ को अंडर वैल्यू करते हैं। हालांकि ये वो लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा अगर उनको दिखता है तो स्टडीज़ कर लेंगे, लेकिन आपसे बोलेंगे कि स्टडी करना बिल्कुल बेकार होता है। तो जो क्राफ्टी मैन है वो क्या करते हैं, वो स्टडीज़ की निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर दैम, सिंपल यानी बहुत जो साधारण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो स्टडीज़ की प्रशंसा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये स्टडी करना जो है बहुत ही अच्छा होता है। एंड वाइज मैन यूज़ दैम, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं यानी होशियार बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो स्टडी का प्रयोग करते हैं, वो स्टडीज़ इसलिए करते हैं कि उसका जीवन में उसका प्रयोग सही से किया जा सके, क्योंकि स्टडीज़ अपना प्रयोग करना स्वयं नहीं बताती। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, दे यहाँ पर स्टडीज़ के लिए प्रयोग हुआ है कि स्टडीज़ अपना प्रयोग करना स्वयं नहीं बताती। स्टडीज़ नहीं बताती है कि आपको मुझे किस लाइन में ले जाना है, बल्कि आपको समझना है कि आपको अपनी उस किस एबिलिटी के अनुसार क्या पढ़ाई, कौन सी स्टडी करनी है। स्टडीज़ करने से मिलता क्या है, हमको विजडम मिलता है, दैट इज़ अ विजडम। स्टडी क्या है, विजडम है। विदाउट देम एंड अबव देम, और अगर इससे ऊपर बात करें कि वो विजडम हमें स्टडी से कैसे मिलेगा, तो वो विजडम हमको मिलता है एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से। कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ किताब में पढ़ा और उसको हमने ऑब्जर्व भी किया, हमने समझा, अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस भी किया, तो अगर हम उस आधार पर किसी को कोई बात समझाएंगे या उसी आधार पर हम कोई किताब लिखेंगे कि ऐसा करने से हमने क्या सीखा, क्या पाया और क्या सच में ऐसा होता है, तो उस किताब को पढ़कर या उस बात को जानकर जो भी उस बात को पढ़ेगा या जानेगा वो खुद भी कैसा हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, उसको भी विजडम मिलेगा। तो जो स्टडी है वो अपने आप में क्या है, एक विजडम है, लेकिन वो विजडम हम किस तरह से पा सकते हैं, उस विजडम को हम एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से पा सकते हैं। आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसीडर। कॉन्ट्रडिक्ट मीन्स होता है विरोध करना यानी प्रोटेस्ट करना, रेसिस्ट करना। कन्फ्यूट मीन्स होता है टू प्रूव अ पर्सन टू बी रॉन्ग यानी किसी को गलत ठहराना, उसको नीचा दिखाना। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, इस लाइन में फ्रांसिस बेकन हमको ये बताना चाहते हैं कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, हमें स्टडी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति का विरोध कर सकें। कॉन्ट्रडिक्ट मीन्स होता है विरोध करना, रेसिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, या फिर हम किसी को नीचा दिखा सकें, किसी को ये प्रूव कर सकें कि वो गलत है और हम सही हैं। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही हमें स्टडी पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए कि जैसा पढ़ा वैसा ही हमने मान लिया, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको किसी भी किताब को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है।
नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही हमें स्टडी इसलिए करनी है कि सिर्फ हम बात कर सकें, दिखावा कर सकें कि हमने बहुत स्टडी की है और हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यानी आपने मान लीजिए कोई विषय पढ़ा है और आप उस पर सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपको इस विषय पर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बेवजह बोलते जा रहे हैं, तो हमको ये सब नहीं करना है। वट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि हमें तौल कर, यानी क्या सही है क्या गलत है, खुद चीज़ों को समझना है, एक्सपीरियंस के द्वारा जानना है और फिर उसको कंसीडर करना है और मानना है। नेक्स्ट लाइन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Some books are to be tasted. कुछ बुक्स को सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ा जाता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको स्वेलो करने के लिए यानी निगलने के लिए पढ़ा जाता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें चबा चबा कर और डाइजेस्ट करने के लिए पढ़ा जाता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हम चबा चबा कर और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, जबकि टेस्ट किया हुआ या निगला हुआ जो खाना होता है वो हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या बता रही हूँ कि बुक्स को टेस्ट किया जाता है, स्वेलो किया जाता है, उसे चबा चबा कर डाइजेस्ट भी किया जाता है, ये सब क्या है। आगे इसी लाइन में फ्रांसिस बेकन ने इस बात को ठीक से समझाया है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, यानी कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा का पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, उनके कुछ पार्ट्स पढ़ने से ही काम चल जाता है, कुछ पार्ट्स को पढ़ना ही ज़रूरी होता है। इसको फ्रांसिस बेकन ने बुक को टेस्ट करना कहा है। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ा तो जाता है पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर या गंभीर होकर नहीं पढ़ा जाता। इस तरह की बुक्स को स्वेलो किया जाता है कि बस आपको ज़रूरी था तो पढ़ लिया, जबकि आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, जैसे निगले हुए खाने का टेस्ट आपको पता नहीं होता। तो फ्रांसिस बेकन ने इस तरह की किताबों को पढ़ने को ही कहा है कि कुछ किताबें सिर्फ स्वेलो करने के लिए होती हैं, यानी निगलने के लिए होती हैं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। डिलीजेंस मीन्स होता है डिवोशन, यानी पूरी लगन से, मेहनत से। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान से। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा का पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है। टू बी रीड होली, यानी पूरा का पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और जिनको हम बड़ी ही मेहनत, बड़ी ही लगन और बहुत ध्यान के साथ पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांसिस बेकन कौन सी बुक्स को कहते हैं कि किनको टेस्ट किया जाता है और किनको स्वेलो किया जाता है, और वो कौन सी बुक्स होती हैं जिनको हम चबा चबा कर डाइजेस्ट करने के लिए पढ़ते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ उनको पूरा का पूरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ दैम बाई अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्यूटी। डिप्यूटी मीन्स होता है हेल्पर या असिस्टेंट। कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम खुद नहीं पढ़ते बल्कि अपने हेल्पर या असिस्टेंट से पढ़वा लेते हैं। वो जो हेल्पर होता है वो बुक को पढ़ता है और फिर वो हमको उसके बारे में बता देता है। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, और उस बुक का जो सार होता है, उस बुक का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो भी हम किसी और की मदद से ही लिखवा लेते हैं। यानी कि उस हेल्पर ने उस किताब को पढ़ा और उसकी ब्रीफ समरी, उसका एब्स्ट्रैक्ट हमारे लिए बना दिया या फिर हमको उसके बारे में शॉर्ट में बता दिया। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट,
पर ऐसा हम किस तरह की किताबों के साथ करते हैं? ऐसा हम उन किताबों के साथ करते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए लेस होती है, यानी कम होती है। And the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, fleshy thing. आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो मीनर शॉर्ट होती हैं, यानी उनमें ना तो कुछ सीखने को होता है ना ही कुछ पढ़ने को होता है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव दिखती हैं, वो ऑन डिमांड बनाई जाती हैं, उनकी कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं होती है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर यानी प्यूरिफाइड वाटर, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, वो सिर्फ एकदम ट्रांसपेरेंट और अट्रैक्टिव हो जाता है। इस तरह की बुक्स को फ्रांसिस बेकन ने डिस्टिल्ड बुक कहा है, जिसको पढ़कर हमें ना तो ज्ञान मिलता है और ना ही कोई मोरालिटी। वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, वो सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करती हैं, उनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उनको याद नहीं रखा जा सकता। फ्रांसिस बेकन ने इस तरह की किताबों को फ्लैशी थिंग्स कहा है। आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। फ्रांसिस बेकन कहते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हम एक परफेक्ट इंसान बनते हैं, फुल मैन यानी परफेक्ट मैन बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई की है, तरह तरह की किताबों को पढ़ा है और हर तरह का ज्ञान हासिल किया है। हमारे डेप्थ में हमारी इंटेलिजेंस होती है। कैसे होती है? पढ़ाई करने से, पढ़ने से। रीडिंग मेक द फुल मैन। तो रीडिंग करने से हम कैसे बनते हैं? एक फुल मैन बनते हैं, परफेक्ट मैन बनते हैं। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। जब आप डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप कैसे बनते हैं? आप रेडी मैन बनते हैं, यानी जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे प्रेजेंट करना सीखते हैं। मतलब आपने पढ़ा है तभी आप रेडी रहते हैं एक हेल्दी डिस्कशन के लिए। तो आप बातचीत करने से या डिस्कशन करने से क्या बनते हैं? आप रेडी मैन बनते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है या उसको एक्सपीरियंस किया है, जब आप उसको लिखते हैं तब आप एक एग्जैक्ट मैन बनते हैं। देखिए, लिखने से क्या होता है कि हमें बातें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। पढ़ने मात्र से चीज़ें भूली जा सकती हैं, इसलिए जब हम उन्हें लिखते हैं तब हम एग्जैक्ट पर्सन बन जाते हैं। And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं इफ़ अ मैन राइट लिटिल, कि यदि कोई व्यक्ति कम लिखता है, जिसकी लिखने की आदत कम होती है, तो उसके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि शार्प मेमोरी होगी तो कम लिखने पर भी उसको चीज़ें याद रहेंगी। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। अगर वो बातचीत कम करता है, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेशन उसका कम रहता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसके पास प्रेजेंट विट होनी चाहिए। विट मीन्स होता है विजडम, यानी अपनी विजडम को प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट विट मीन्स उसको हाजिर जवाब होना चाहिए, उसको बातों का जवाब देना आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो ज़्यादा डिस्कशन करते हैं तो उनकी आदत हो जाती है सही समय पर सही जगह पर जवाब देने की। लेकिन जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, जो ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो उनको कैसा होना चाहिए? उनको अपनी विट को प्रेजेंट करना आना चाहिए, सही समय पर सही जगह पर उनको हाजिर जवाब होना चाहिए। And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. लेकिन अगर वह कम पढ़ता है तो उसको कनिंग होने की आवश्यकता है, मच कनिंग। ही हैड नीड हैव मच कनिंग, यानी उसको बहुत ज़्यादा चालाक होने की आवश्यकता है। टू सीम टू नो दैट ही डॉथ नॉट, जिससे वो ये दिखा सके कि वो सब कुछ जानता है, जबकि उसने कुछ भी पढ़ा नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रीडिंग कम की है या जिनकी रीड करने की आदत कम होती है, उन्हें कैसा होना चाहिए? उनको कनिंग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, जिससे वे कॉन्फिडेंट से ये दिखा सकें कि वह सब कुछ जानते हैं, जबकि वो वास्तव में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। नेक्स्ट लाइन है, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएट्स विटी, द मैथमेटिक्स सब्टल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेन। इस लाइन में फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि कौन सा विषय पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, हिस्ट्री पढ़ने से हम बुद्धिमान बनते हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पास्ट के फैक्ट्स का पता चलता है और हमें उसके बारे में सभी जानकारियां हासिल हो जाती हैं। हमसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब हमारे पास होता है। ये कहा भी जाता है कि भाई उसने हिस्ट्री पढ़ी है, वो बड़ा ही बुद्धिमान है। तो हिस्ट्री पढ़ने से हमको क्या मिलता है? हम हिस्ट्री पढ़ने से वाइज होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं। पोएट्स विटी, जब हम पोएट्स को पढ़ते हैं तो हम खुश रहना सीखते हैं, क्योंकि हम इमेजिनेशन में जीना सीख लेते हैं, क्योंकि जो कविताएं यानी पोएम्स होती हैं वो इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं। तो उनको पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां जो चाहो वो सब पूरा हो जाता है। या फिर कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जैसा आपके साथ हो रहा होता है, तो आपको उसे पढ़कर खुशी मिलती है। देखिए, सभी पोएम्स इमेजिनेशन बेस्ड नहीं होती, कुछ रियलिटी बेस्ड भी होती हैं। तो पोएट्स की जो पोएट्री है उसको पढ़कर हमको क्या मिलता है? हमको खुशी मिलती है। द मैथमेटिक्स सब्टल, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने से क्या होता है? मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने से हम चीज़ों पर कंसंट्रेट करना सीखते हैं, हम चीज़ों पर फोकस करना सीखते हैं। जैसे मैथ में आप कोई सवाल लगाते हैं और जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उस वक्त आपका ध्यान जरा भी इधर उधर हो जाए तो क्या होगा कि वो सवाल गलत हो जाएगा और आपको उस सवाल को फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारी क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं? हमारी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है और हम चीज़ों पर फोकस करना सीख लेते हैं। नेचुरल फिलॉसफी डीप, जब हम नेचुरल फिलॉसफी पढ़ते हैं यानी दर्शन को पढ़ते हैं तो हम गहराई से चीज़ों को सोचने व समझने लगते हैं। मॉरल ग्रेव, मॉरल यानी मोरालिटी, जब हम नैतिक शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर गंभीरता आती है, हमारे थॉट्स में एक डेप्थ आने लगती है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, यदि हम लॉजिक यानी तर्कशास्त्र और रिटोरिक मीन्स अलंकार शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। हम अच्छे से चीज़ों को अनुभव के आधार पर समझने लगते हैं और किसी भी टॉपिक पर हम बहस कर सकते हैं। कंटेंट मीन्स बहस करना। एबियुंट स्टूडिया इन मॉरिस, ये एक लैटिन सेंटेंस है। इसका मतलब होता है स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। स्टडी ही हमारे करेक्टर को डिफाइन करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पढ़ते हैं, जैसी हमने पढ़ाई की होती है, वही हमारे करेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में दिखता है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जो स्टडी है वही हमारे करेक्टर को डिफाइन या डिटरमाइन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be brought out by fit studies. Like as disease of the body may have appropriate exercises. देखिए, स्टॉन्ट मीन्स होता है स्टॉप और हॉल्ट, और इम्पेडिमेंट मीन्स होता है बाधा या रुकावट। फ्रांसिस बेकन इस लाइन में कहते हैं कि जो हमारी विट है यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी बुद्धि है, उसमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं डालती है, और यदि कोई रुकावट या बाधा आ भी जाती है तो उसे हम स्टडीज से, फिट स्टडीज से दूर कर सकते हैं। यानी यदि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है पर आप ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने गलत विषय चुना है। तो आपको क्या करना है? आपको सही समय पर सही विषय का चुनाव करना है और उस रुकावट या बाधा को दूर कर लेना है। लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है सटीक। ठीक उसी तरह से जिस तरह से शरीर की बीमारियों को सही और सटीक एक्सरसाइजेज से दूर किया जा सकता है।
यानी फिट स्टडीज से हम अपने विट में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट को दूर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस के द्वारा हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक। इस लाइन में फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होती है। बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। रेंस मीन्स होता है किडनी। बॉलिंग करने से स्टोन और किडनी से संबंधित बीमारी को ठीक किया जा सकता है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। शूटिंग करने से लंग और ब्रेस्ट से संबंधित बीमारी में आराम मिलता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और पेट से संबंधित बीमारी में टहलना काम आता है, यानी खाना खाने के बाद टहलने से पेट से संबंधित बीमारी दूर होती है। राइडिंग फॉर द हेड। राइडिंग यानी घुड़सवारी। घुड़सवारी करने से हमारे हेड की एक्सरसाइज होती है और हमें आराम मिलता है। एंड द लाइक, और इसी तरह से और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे बहुत सी बीमारियों में आराम मिलता है। नेक्स्ट लाइन है, so if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstrations, if his wit be called away, never so little, he must begin again. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का विट यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी बुद्धि भटक रही है तो उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा यानी कोई सवाल लगाएगा और उसकी बुद्धि जरा भी इधर उधर हो गई यानी भटक गई तो उसको वो सवाल फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स पढ़कर उसकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया जा सकता है। If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are seminysectors. Seminysectors एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है splitters of hairs, बाल की खाल निकालने वाले। If his wit be not apt to distinguish और फाइंड डिफरेंसेस। इस लाइन में फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि वो चीज़ों में अंतर कर पाए या उन्हें सही से पहचान पाए, तो उसे स्कूलमैन यानी विद्वानों को, यानी प्रोफेशनल एजुकेटर्स जैसे टीचर्स और लेक्चरर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्कूलमैन यानी विद्वान होते हैं उन्हें फ्रांसिस बेकन ने सेमिनीसेक्टर्स कहा है। सेमिनीसेक्टर्स यानी बाल की खाल निकालने वाले, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो चीज़ों को आसानी से नहीं समझते हैं, उसको समझने के लिए वो उस चीज़ की जड़ तक जाते हैं, तब उस चीज़ पर विश्वास करते हैं। तो यदि वो स्कूलमैन्स को पढ़ेंगे तो खुद भी चीज़ों में अंतर करना सीखेंगे और चीज़ों को सही से पहचानना सीख जाएंगे। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी मैटर को बीट नहीं कर पाता है, यानी किसी मैटर पर किसी को हरा नहीं पाता है और अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसे लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स केसेस को पढ़कर उसे ये पता चलेगा कि किस तरह से जो लॉयर्स हैं वो किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, किस तरह से लड़ाई करते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, किस तरह से खोजबीन करके अपनी बात को वो प्रूफ करते हैं। So every defect of mind may have a special receipt. लास्ट में फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि माइंड का कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो, यानी हर एक डिफेक्ट के लिए एक स्पेशल रिसिप्ट है, यानी एक स्पेशल स्टडी है। हमारे दिमाग की कोई भी कमी, जैसे हम गंभीर नहीं हैं, यदि हम गंभीर नहीं हैं तो हमको नेचुरल फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। तो हमारे दिमाग की किसी भी कमी के लिए कोई ना कोई स्टडी है। आई होप आपको ऑफ स्टडीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच।